हेलो दोस्तों, स्टडी क्लासेस अजमेर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि आज बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर रीट का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसका प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है और मैं आपके सामने उसके सटीक आंसर की कर लेके आया हूँ। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। IR थ्योरी उसको नाम दिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर दो, गार्डनर के अनुसार बहुपदी सिद्धांत को विद्यालय में किस प्रकार लागू करना चाहिए? तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षकों को कला, संगीत, भूमिका अभिनय जैसे विविध तरीकों का करके पढ़ाने की प्रशिक्षित करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व लक्षणों को स्वयं द्वारा अपनाने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन और इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहचान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार, क्रियात्मक अनुसंधान की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता ये होती है ए नंबर ऑप्शन, ये एक गतिशील प्रक्रिया है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पढ़े गए पाठ को समझाने या याद करने में कठिनाई के संकेत क्या है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका पढ़े गए पाठ से मूल तथ्यों को याद करने में असमर्थता, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के मानव बुद्धि की संरचना के 3 बुनियादी मापदंडों में शामिल नहीं है? तो आपको पता है कि इसका COP होता है। COP, तो आप कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये वाला नहीं होता है, विशेष घटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका मुख्य फोकस होता है बी नंबर ऑप्शन, समग्र विकास, जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बहिर्दंडात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, मास्लो की आवश्यकता पदानुक्रम के अनुसार पदानुक्रम के शीर्ष में क्या होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आत्म साक्षात्कार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी एक पिछड़े बालकों की विशेषता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औसत मानसिक और शैक्षिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अधिगमकर्ता की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? तो इसमें सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमता और कौशल। क्वेश्चन नंबर 12, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने का प्रमुख कारक क्या कौन सा था? तो इसमें आपको सही राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन, जिसको रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तित्व की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मनोशारीरिक, क्योंकि ओलपोर्ट ने जो ये सिद्धांत दिए थे जिसमें मनोशारीरिक था, गत्यात्मक संगठन था, वातावरण में अपूर्व समायोजन का निर्धारण था, स्थिर संगठन नहीं था। तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, लाभान्वित बच्चों के मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, हीनता ग्रंथि और नकारात्मकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बर्ट के अनुसार शैक्षिक लब्धि का सूत्र कौन सा था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, EA/CA/100। ये शैक्षिक लब्धि का सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के दौरान कौन सी क्षमता विकसित होती है? तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। तो इसमें तार्किक तर्क होता है, नहीं होता है,
मूर्त चिंतन भी नहीं होता है, काल्पनिक सोच भी नहीं होती है, तार्किक तर्क नहीं होता, इसमें होता है प्रतीकात्मक सोच, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। आरटीई अधिनियम छात्रों के सीखने के मूल्यांकन के लिए शिक्षकों की जिम्मेदारी के बारे में क्या कहता है? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे की को सीखने की क्षमता का मूल्यांकन करे और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त निर्देश दे। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यक्तित्व मापन के परीक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी प्रक्षेपण की है? दो तरीके होती है, प्रक्षेपण और एक प्रक्षेपण, यानी शब्द साचार्य होती है, प्रक्षेपण होती है विषय आत्मबोधन परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, ये सब प्रक्षेपण विधि है। पर रेटिंग मापनी है ए प्रक्षेपण विधि है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्त का दो मुखी विकास, या इसको सिपेलोकोडेल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, का अर्थ क्या होता है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास सिर से शुरू होता है और पैरों की ओर बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य फोकस क्या था? क्या पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करना था, बच्चों के अनुभवों, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना था, पारंपरिक विधियों का सख्ती से पालन था, छात्रों के प्रति स्पर्धा बढ़ाना था? इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। बच्चों के अनुभव, आवाजों और सक्रिय भागीदारी को महत्व देना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। एडीएचडी वाले छात्रों की सीखने में मदद के लिए कौन सा शिक्षण तरीका सुझाया गया? तो केवल क्या मौखिक निर्देशों का उपयोग किया गया, लंबे असाइनमेंट दिए गए, किसी भी दृश्य सामग्री के उपयोग से बचना, बहुत सारी तस्वीरों, दृश्यों, संकेतों का उपयोग करना? तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ये बंदूरा नहीं है, बंडूरा है। ये बंडूरा है। बंडूरा ने दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके सीखने का नाम दिया। उसको कौन से सिद्धांत के नाम से, मतलब बंडूरा के सिद्धांत को दूसरे नाम से कौन से सिद्धांत को जाना जाता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रत्यक्ष अधिगम। ये बंडूरा जी ने दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। जेम्स ड्रीवर के अनुसार परिमाणवादी कल्पना को किस प्रकार की कल्पना में वर्गीकृत किया गया है? व्यवहारवादी और सैद्धांतिक, सौंदर्यात्मक और अनोखी, कलात्मक और सृजनात्मक, सृजनात्मक और सृजनात्मक? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। आनुवंशिकता और पर्यावरण के संबंध का वर्णन करने के लिए कौन सा गणितीय मॉडल उपयोग किया गया? तो आपको बता, आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के क्या होते हैं? गुणनफल होते हैं या गुणा होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एनसीईआरटी के दस्तावेज में प्रारंभिक स्तर पर सीखने के प्रतिफलों के उद्देश्य के बारे में क्या कहता है? क्या रटने की प्रवृत्ति को प्राथमिकता देता है, विद्यालय में एक समान शिक्षण विधियों को बढ़ावा देता है, ये सुनिश्चित करना कि छात्र आयु उपयुक्त दक्षता को प्राप्त करे, केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित करना? तो आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सुनिश्चित करना कि छात्र उपयुक्त क्षमताओं को प्राप्त करे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। वृद्धि और विकास के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? तो वृद्धि और विकास के अंदर मुख्य ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को शामिल करता है। तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। मनोविज्ञान में व्यक्तिगत भिन्नताओं की सही व्याख्या क्या है? तो व्यक्तियों में एकल या अनेक विशेषताओं के संदर्भ में विविधता या विचलन, एक ही प्रजाति के लोगों के बीच समानता? तो आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। कौन सा सिद्धांत निजी भाषण पर पर्यावरणीय संदर्भों के प्रभाव को महत्व देता है? तो ये आपको निजी भाषण संबंधित है ली वाइगोत्स्की से, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। बीएफ स्किनर ने अधिगम की व्याख्या करने के लिए मानवीय व्यवहार तथा उद्दीपकों के बीच बल दिया। तो ये कौन सा हो जाएगा? आधारभूत विश्लेषण, कार्यात्मक विश्लेषण,
मूलभूत विश्लेषण, भाषा विश्लेषण है। यानी इसमें दो में ऑप्शन में डाउट है, पर मेरे हिसाब से बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कार्यात्मक विश्लेषण विश्लेषण जरूर होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अधिसंज्ञानात्मक कौशलों के अंतर्गत निगरानी में क्या शामिल है? किसी कार्य को कितना समय देना चाहिए, उसका निर्णय लेना, प्रश्न पूछना जिससे ये क्या समझ में आ रहा है, प्रतिक्रिया बिना कार्य पूरा करना। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपकी सटीक आंसर लेके आया हूं मैं। और ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।